वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी जॉब हो सकती हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, सैलरी क्या रह सकती है, और क्या मैं एमएससी के साथ साथ में कोई और कोर्स जैसे बीएड हो गया, क्या मैं बीएड और एमएससी साथ साथ कर सकता हूं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैं अपने इस चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां मैं रोज़ 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी के डिस्कस करूंगा। वो 10 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और किसी न किसी एग्ज़ाम में वो पूछे ज़रूर गए होंगे। तो अगर आप बायो सब्जेक्ट से हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। एमएससी जियोलॉजी का वीडियो मैं पहले कंप्लीट बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगर आप एमएससी बॉटनी से करते हैं तो उसका क्या स्कोप रह सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने एमएससी बॉटनी से करते हैं और एमएससी के बाद आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, एमएससी के बाद ही जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टीचिंग लाइन में एक आपके पास है पीजीटी की जॉब होती है, जो ये लेक्चरार होते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने बायोलॉजी से बॉटनी से अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी रहती है लेक्चरार की वो लगभग वही 50 से 60 हज़ार की स्टार्टिंग होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एमएससी के बाद भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप एमएससी के बाद में नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और नेट के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, नेट जो है वो दो तरह से होता है, एक होता है नेट जीआरएफ, एक होता है नेट एलएस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीआरएफ क्या होता है, तो जिनकी रैंक अच्छी आती है उनको हम लोग बोल देते हैं जीआरएफ, और जो कुछ रैंक जिनकी हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा रैंक आती है तो उनको हम लोग कहते हैं एलएस। अगर आपने नेट जीआरएफ में क्वालिफाई किया है फिर पीएचडी करेंगे तो आपको 5 साल, जब तक आप पीएचडी करेंगे तब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप दी जाएगी, वही लगभग 35 से 40 हज़ार पर मंथ के आसपास इसकी फेलोशिप होती है। लेकिन अगर आपने नेट एलएस में क्वालिफाई किया हुआ है तब आप पीएचडी करते हैं तब आपको फेलोशिप नहीं दी जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो नेट है थोड़ी सी मेहनत नेट मांगता है और नेट को जीआरएफ में क्वालिफाई करके ही पीएचडी करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपने नेट एमएससी और नेट किया हुआ है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो प्रोफेसर से एक कैटेगरी नीचे होते हैं। इनमें लगभग सैलरी बराबर ही होती है, लगभग 70 से 80 हज़ार पर मंथ की स्टार्टिंग इसमें होती है। लेकिन अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप आगे चल करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। तो इसमें जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग तो सेम होती है, लेकिन जो प्रोफेसर जहाँ आप बनते हैं तो उसमें सैलरी जो होती है बढ़ जाती है। और लास्ट में आपके जब तक आप रिटायरमेंट का नंबर आएगा तब तक आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग लगभग वहाँ पे हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे मानी जाती है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि जो लोग एमएससी कंप्लीट कर लें, अगर वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, अगर वो नेट और पीएचडी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आप एमएससी के बाद बीएड कर सकते हैं। यहाँ पे साथ एमएससी के साथ में अगर क्या बीएड कर सकते हैं क्या, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि मैं साथ में 2 कोर्स कर सकता हूँ क्या। तो कर तो सकते हैं, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग आप मत करिए, क्योंकि आप उनको कहीं साथ में लगा नहीं सकते हैं। 2 रेगुलर कोर्स आप साथ में नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। लेकिन लोग कर लेते हैं, कोई नहीं जान पाता है तो कर लेते हैं, लेकिन आप उन 2 कोर्स को एक साथ कहीं आप शो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप एमएससी करना चाहते हैं एमएससी कर लीजिए। अगर एमएससी के बाद आप थोड़ा और आगे नेट और पीएचडी लाइन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप बीएड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीएड करने के बाद आपके पास लाइन जो होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है टीचिंग जॉब में। तो टीचर से जो अकॉर्डिंग था वो टीचर्स में क्या सैलरी है, कौन कौन सी जॉब है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट की वैकेंसी कभी कभार ही निकलती हैं, लेकिन अगर आपने एमएससी या नेट या पीएचडी कंप्लीट कर लिया है तो प्राइवेट कहीं भी आप थोड़े कम पैसे रहेंगे, लेकिन भाई 20-30 हज़ार पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। और जब भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आए आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे तुरंत। उसके बाद मैं बात करूं क्या, अगर आप पीएचडी के अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है, टीचिंग लाइन में आप नहीं आना चाह रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सी जॉब हैं। यहाँ पे जैसे कि बहुत से जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, जैसे कि है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च
एजुकेशन, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोलॉजी, समुद्र में जो गोताखोर कह सकते हैं उनको, जो जाते हैं वहाँ से जो स्पीसीज़ होती है प्लांट की, नई नई स्पीसीज़ को कलेक्ट करते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। PhD कंप्लीट होने के बाद अगर वहाँ पे जहाँ से आपने PhD कंप्लीट की होती है वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते रहते हैं और प्राइवेट प्रोजेक्ट भी होते हैं। आप उन प्रोजेक्ट में शामिल होकर के भी आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने MSc कर लिया है और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है या PhD कर लिया है तो आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। कहीं ना कहीं आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी। और इसके बाद मैं बात करूँ, अगर आप प्रिजर्वेटिव साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आपने MSc के बाद नेट और PhD भी कंप्लीट कर लिया है तो आप चाहें तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट पैसा देगी उस चीज़ का, आप उस पर रिसर्च कीजिए और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को कैसे बचाया जा सकता है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब जो भी है किसी भी एक स्पीसीज़ पे जो लुप्त होने वाली कगार पे है, इंडेंजर्ड है, उस पर काम करके आप उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल करके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं जो और जॉब है इसमें कि टीचिंग और ये प्रोजेक्ट के अलावा, जैसे कि आप इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फॉरेस्ट सर्विस, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है उसके लिए MSc की रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती है। वो आप BSc के बाद उस पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हो जाते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। यहाँ पे आप प्लांट बायोकेमिस्ट बन सकते हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट में जो रिसर्च करनी होती है कि प्लांट में जो डिजीज़ हो रही हैं इनको कैसे हटाया जा सकता है, जेनेटिक्स के बेस पे होती है रिसर्च की प्लांट को कैसे और हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। और न्यू प्लांट पे भी वर्क वहाँ पे होता है कि नए नए प्लांट्स को भी हम, दो प्लांट्स को क्रॉस करा के हम एक नया प्लांट कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पे आप नेशनल पार्क, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। वैकेंसी इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती हैं, जो ये हर साल तो नहीं आती हैं, लगभग 3-4 साल में वैकेंसी आती रहती हैं। आपको इसके बारे में गूगल पर सर्च करना पड़ सकता है कि हाँ ये किस टाइम वैकेंसी आती हैं और कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसा क्या पैटर्न है, आपको सर्च करना पड़ेगा। ऑयल इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। फूड कंपनी, सीड कंपनी हो गया, इसमें यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। ड्रग कंपनी, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप हो गया है। फ्रूट ग्रोवर, जहाँ पे बहुत बड़ी सी लार्ज प्रोडक्शन होता है फ्रूट का, वहाँ पे भी जॉब आपको मिल सकती है। और बायोटेक्नोलॉजी फर्म, जहाँ पे ये मेडिसिन्स बनती हैं, अगर हम कहें जो वहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं। तो ये लगभग कुछ और भी बहुत सारी हैं वैकेंसीज़ जैसे जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। अगर आप MSc के बाद साथ PhD करेंगे तो आपको बहुत सी लाइन के बारे में और भी जानने को मिलेगा वहाँ पे। तो मैं ये बता दूँ कि जूलॉजी से अगर देखा जाए तो जूलॉजी में बच्चों का इंटरेस्ट तो बहुत रहता है, बॉटनी में थोड़ा सा कम रहता है। इसीलिए अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो जूलॉजी में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, बॉटनी में थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। तो अगर आप बॉटनी में ये भी देखा गया कि बॉटनी की डिमांड जो होती है अगर कॉलेज में टीचर्स की ज़्यादा भी होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट में ले सकते हैं या मेरी जीमेल पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।